डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिद्धि इंस्टीट्यूट। आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सिद्धि इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज आपके सामने ये जो कुछ क्वेश्चंस है, ये सभी क्वेश्चन जो है न्यूट्रिशन साइंस से लिए हुए क्वेश्चंस हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी आपके आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस बार पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। तो चलिए एक एक करके इन प्रश्नों पर हम डिस्कस करते हैं और इनसे रिलेटेड और कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज की जो हमारी पहली डिफिनेशन है, जिन सूक्ष्म रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा आहार के पाचन, शोषण तथा संग्रह के बाद उसका उपयोग शरीर द्वारा होता है उसे पोषण कहते हैं। तो यह जो कथन है, यह स्टेटमेंट है, यह किसका है, यह किसने कहा है? तो आंसर क्या आएगा? सुधा नारायणन का है। यह स्टेटमेंट किसका है? तो सुधा नारायणन का। किसका है? सुधा नारायणन। यह स्टेटमेंट किसका है? सुधा नारायणन का है। अगर हम पोषण की बात करें तो पोषण की कितनी स्थितियां होती हैं? तो पोषण की दो स्थितियां होती हैं। कौन कौन सी है? पहला गुड न्यूट्रिशन है, दूसरा माल न्यूट्रिशन है, यानी कि सुपोषण तथा कुपोषण। तो ये जो कुपोषण है, कुपोषण के अंतर्गत भी दो आते हैं, यानी कि कुपोषण की भी दो स्थितियां हैं। कौन कौन सा? तो पहला ओवर न्यूट्रिशन है, दूसरा कौन सा है? तो दूसरा माल न्यूट्रिशन है। ओवर न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि इसमें जो है अगर हमारे भोज्य पदार्थों में पोषक तत्वों की अधिकता हो जाती है तो क्या होता है? ओवर न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। इसके अंतर्गत कौन से रोग होते हैं? तो आपका जो है उच्च रक्तचाप हुआ, मोटापा हुआ, हृदय रोग है, ये सभी क्या है? ये सभी के सभी ओवर न्यूट्रिशन के अंतर्गत आते हैं रोग। ये रोग जो है ओवर न्यूट्रिशन के अंतर्गत आते हैं। अगर हम वही अंडर न्यूट्रिशन की बात करें तो अंडर न्यूट्रिशन के अंतर्गत कौन कौन से रोग आते हैं? तो अगर हमारे आहार में, अगर हमारे भोज्य पदार्थों में पोषक तत्वों की जो है कमी होती है तो जो रोग होता है वो कौन कौन सा है? जैसे बेरी हुआ, पोषक तत्वों की कमी से जो रोग देखने को मिलता है वो किसके अंतर्गत आते हैं? तो वो अंडर न्यूट्रिशन के अंतर्गत आते हैं। जैसे आपका तालपता हुआ, बेरी हुआ, ऑस्ट्रोमलेशिया हुआ, ये सभी क्या है? तो ये सभी जो है पोषक तत्वों की कमी के कारण देखने को मिलते हैं। सॉरी, तो ये सभी किसके कमी के कारण देखने को मिलते हैं? तो ये पोषक तत्वों की कमी के कारण देखने को मिलते हैं। तो ये क्या है? ये अंडर न्यूट्रिशन के अंतर्गत आता है। अब अगर हम थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं, पोषण की दो स्थितियां होती हैं। कौन कौन सी? पहला सुपोषण यानी गुड न्यूट्रिशन तथा माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण। इसके अंतर्गत भी दो आते हैं। कौन कौन सा आता है? अंडर न्यूट्रिशन तथा ओवर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन तथा ओवर न्यूट्रिशन, ये क्या है? तो ये जो है इसकी भी दो स्थितियां हैं। इसलिए क्या करना है, हमारा आहार कैसा होना चाहिए? तो हमारा आहार जो है संतुलित होना चाहिए, ना पोषक तत्वों की कमी हो, ना अधिकता हो। क्या होना चाहिए? वो बैलेंस में होना चाहिए हमारा आहार। हमारे जो है ये आहार कैसा होना चाहिए? तो ये शरीर के आयु, लिंग तथा शारीरिक तथा मानसिक कार्य क्षमता के आधार पर जो है कैसा होना चाहिए? तो उनका आहार जो है उचित होना चाहिए, उनको उचित पोषण लेना चाहिए। और वही क्या है, सुपोषण की अगर हम बात करें, गुड न्यूट्रिशन के अंतर्गत क्या होता है? तो यह वह स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति के भोजन में सभी पौष्टिक तत्व क्या होता है? व्यक्ति की उम्र, आयु, लिंग, शारीरिक व मानसिक कार्य क्षमता की क्या होता है? तो वह उनके अनुकूल होता है। और कुपोषण में वही क्या होता है? तो कभी अधिकता हो जाती है तो कभी कमी हो जाती है, यानी कि वो बैलेंस में नहीं होता है। तो इसकी कमी से, कुपोषण की कमी के अंतर्गत दो आते हैं, अंडर न्यूट्रिशन तथा ओवर न्यूट्रिशन। उसके अंतर्गत कौन कौन से रोग आते हैं हमने उसको भी देख लिया कि ओवर न्यूट्रिशन जो है, यानी कि इसमें पोषक तत्वों की अधिकता के कारण जो रोग देखने को मिलता है, तो पहला तो मोटापा आता है, दूसरा उच्च रक्तचाप हुआ, हृदय रोग हुआ, ये सभी ओवर न्यूट्रिशन के अंतर्गत आते हैं। अगर वही हम अंडर की बात करें, अंडर न्यूट्रिशन के अंतर्गत कौन सा आता है? तो रक्तावधि हुआ, ऑस्ट्रोमलेशिया, बेरी, रक्ताल्पता, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? क्योंकि ये जो है पोषक तत्वों की कमी के कारण देखने को मिलता है। तो हमने इसको देख लिया। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किस प्रकार के भोज्य पदार्थों को रक्षात्मक भोज्य पदार्थ कहते हैं? तो किस प्रकार के भोज्य पदार्थों को रक्षात्मक भोज्य पदार्थ कहते हैं? तो अगर हम भोज्य पदार्थों की बात करें तो भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण हम कई प्रकार से करते हैं। कई प्रकार से इनका वर्गीकरण करते हैं। इनका वर्गीकरण, भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण हम पोषक तत्वों के आधार पर करते हैं, कार्य के आधार पर करते हैं, इनके जो है नश्वरता के आधार पर करते हैं, यानी पेरिशेबिलिटी के आधार पर करते हैं। कि कुछ तो भोज्य पदार्थ ऐसे होते हैं
जो पेरिशेबल होते हैं, कुछ नॉन पेरिशेबल होते हैं, कुछ सेमी पेरिशेबल होते हैं, कुछ नश्वर होते हैं, कुछ अर्ध नश्वर होते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं जो जल्दी खराब नहीं होते हैं। तो हम नश्वरता के आधार पर भी देखते हैं, उद्गम के आधार पर भी देखते हैं। उद्गम के आधार पर जैसे वानस्पतिक जगत से हमें मिलने वाला जो होता है, तथा जो है हमें जो वानस्पतिक जगत से, जानतव्य जगत से जो हमें मिलता है, तो ये सभी क्या है, ये उद्गम के आधार पर है। अगर हम रासायनिक प्रकृति के आधार पर बात करें तो रासायनिक प्रकृति के आधार पर कार्बनिक तथा अकार्बनिक आते हैं। कि रासायनिक प्रकृति के आधार पर कौन कौन से हैं, तो अकार्बनिक तथा कार्बनिक आते हैं। तो ये हम भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण हम कई प्रकार से करते हैं। कैसे कैसे करते हैं इसको भी हम देख लेते हैं। पोषक तत्वों के आधार पर, पोषक तत्वों के आधार पर करते हैं। इनके कार्यों के आधार पर, कार्यों के आधार पर, नश्वरता के आधार पर, नश्वरता के आधार पर, और हम किसके आधार पर देखते हैं इसको, उद्गम के आधार पर, उद्गम के आधार पर देखते हैं। और हम किसमें देखते हैं इसको, रासायनिक प्रकृति के आधार पर देखते हैं। रासायनिक प्रकृति के आधार पर भी हम देखते हैं। तो हमने इसको देख लिया, किन किन आधार पर इसको हम देखते हैं। तो पोषक तत्वों के आधार पर देखते हैं, इनके कार्य के आधार पर देखते हैं, नश्वरता के आधार पर देखते हैं, उद्गम के आधार पर देखते हैं, तथा रासायनिक प्रकृति के आधार पर देखते हैं। हम भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण करते हैं। तो अगर हमारा क्वेश्चन क्या है, अब रक्षात्मक पोषक तत्वों के आधार पर, तो पोषक तत्वों के आधार पर कुछ भोज्य पदार्थ ऐसे होते हैं जो हमें जो है ऊर्जा देने का भी काम करते हैं, जो हमारे शरीर के निर्माण का भी कार्य करते हैं, जो हमारे शरीर के लिए रक्षात्मक भोज्य पदार्थ के रूप में भी ये कार्य करते हैं। तो अभी एक ऐसा कौन सा भोज्य पदार्थ है जो जिसे हम रक्षात्मक भोज्य पदार्थ कहते हैं, तो आंसर क्या आएगा, विटामिन और खनिज लवण, विटामिन और मिनरल्स। और अगर शरीर निर्माणात्मक भोज्य पदार्थ की बात करें तो शरीर निर्माणात्मक भोज्य पदार्थ के अंतर्गत कौन सा आता है, तो आपका प्रोटीन हुआ। प्रोटीन किसके अंतर्गत आता है, तो ये शरीर निर्माणात्मक भोज्य पदार्थों के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये क्या करता है, ये जो है शरीर के निर्माण में जो है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह ऊतकों के टूट फूट की मरम्मत करता है। ये क्या होता है, तो ये जो है प्रोटीन क्या करता है, इसका ये शरीर निर्माणात्मक भोज्य पदार्थ के अंतर्गत आता है। साथ ही साथ ये कार्बोहाइड्रेट और वसा की अनुपस्थिति में ये हमें क्या करता है, ऊर्जा देने का भी काम करता है। और कौन सा भोज्य पदार्थ है जो हमें ऊर्जा देने का काम करता है, तो आपका कार्बोहाइड्रेट हुआ, फैट हुआ, साथ ही साथ आपका प्रोटीन भी क्या करता है, हमें एनर्जी देने का काम करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन जो सभी इम्पोर्टेंट है, जो बार बार पूछे जाते हैं। और हम क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, मिनरल्स है, तो इसमें से कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंतर्गत आता है, कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट के अंतर्गत आता है। तो अगर हम माइक्रो की बात करें तो माइक्रो के अंतर्गत कौन सा आता है, जिनकी मात्रा हमें सूक्ष्म यानी कम मात्रा में जिनकी आवश्यकता होती है, लेकिन वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंतर्गत आते हैं। और वो कौन कौन से हैं, तो ये विटामिन और मिनरल्स ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट है। ये क्या है, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंतर्गत आता है। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंतर्गत आता है। अगर वहीं हम मैक्रो की बात करें तो मैक्रोन्यूट्रिएंट के अंतर्गत कौन सा आता है, तो आपका कार्बोज हुआ, प्रोटीन हुआ तथा फैट। ये क्या है, तो ये मैक्रोन्यूट्रिएंट के अंतर्गत आता है, क्योंकि इनकी आवश्यकता हमारे शरीर को बहुत अधिक मात्रा में होती है। तो ये क्या है, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंतर्गत आते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसको देखते हैं, S% खाद्य नमूनों में कहलाता है। तो S% खाद्य नमूनों में कहलाता है, तो आंसर क्या आएगा हमारा, खनिज लवण। ये क्या है, इसका आंसर हम यहाँ देखते हैं। ये क्या है, तो ये खनिज लवण है। ये खनिज लवण क्या है, खनिज लवण जो है ये अकार्बनिक भोज्य पदार्थ है। खनिज लवण क्या है, तो ये अकार्बनिक भोज्य पदार्थ के अंतर्गत आता है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम एस भी कहते हैं। खनिज लवण क्या है, ये अकार्बनिक भोज्य पदार्थ है, अकार्बनिक भोज्य पदार्थ है, क्योंकि इसके जलाने के पश्चात जो कुछ भी शेष बचता है, खनिज लवण यानी हम लेते हैं तो इसको
जलने के पश्चात जो कुछ भी शेष बचता है वो क्या होता है, अकार्बनिक भोज्य पदार्थ के अंतर्गत आता है। इसे हम एस भी कहते हैं, एस यानी कि राख। राख भी कहते हैं। अब कौन सा, यहाँ तो ये खनिज लवण तो अकार्बनिक भोज्य पदार्थ के अंतर्गत आता है, तो कार्बनिक भोज्य पदार्थ के अंतर्गत कौन सा आता है, यानी ऑर्गेनिक के अंतर्गत कौन कौन सा आता है। तो आपका प्रोटीन हुआ, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, आपका विटामिन है, ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंतर्गत आता है, यानी कि ये कार्बनिक भोज्य पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। तो आप इसको नोट करते चलिए कि ये खनिज लवण क्या है, तो ये कार्बनिक भोज्य पदार्थ है। अब हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन हम उसको देखते हैं। डिटॉक्स स्पॉट की कमी से देखने को मिलता है। तो ये जो डिटॉक्स स्पॉट है ये किसकी कमी के लक्षण है, किस विटामिन की कमी से यह रोग देखने को मिलता है, तो आंसर क्या आएगा, विटामिन ए की कमी से यह रोग देखने को मिलता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इसका रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल है। इसकी कमी से क्या देखने को मिलता है, तो इसकी कमी से रतौंधी देखने को मिलता है। इसके साथ ही साथ और कौन कौन सा रोग देखने को मिलता है, तो डिटॉक्स स्पॉट हुआ, केराटोमेलेसिया हुआ, जीरोसिस कॉर्निया हुआ, जीरोसिस कंजक्टिवा हुआ, जीरोथैलेमिया हुआ, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये सभी के सभी विटामिन ए के कमी से होने वाले रोग हैं। और अगर हम इसके स्रोत की बात करें तो इसकी प्राप्ति हमें कैसे होती है, हम क्या खाएं कि इससे जो है हमें बचा जा सकता है इन रोगों से, तो गाजर हुआ, यानी पीले कलर के जो फल और सब्जियां होती है, पीले और नारंगी कलर के फल और सब्जियों में क्या मिलता है हमें, तो विटामिन ए मिलता है, यानी कि कैरोटीन हमें प्राप्त होता है। तो और कौन कौन से हैं, तो गाजर हुआ, कद्दू हुआ, पपीता हुआ, आम हुआ, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये सभी विटामिन ए के अच्छे स्रोत हैं। तो ये पहले हम इसके अब रोग को भी देख लेते हैं, इसकी कमी से और कौन कौन सा रोग देखने को मिलता है। तो रतौंधी हुआ, केराटोमेलेसिया, जीरोथैलेमिया, हुआ, इसके साथ ही जीरोसिस कंजक्टिवा हुआ, जीरोसिस कॉर्निया, जीरोसिस कॉर्निया है। ये क्या है, ये किसकी कमी से देखने को मिलता है, ये सभी के सभी रोग विटामिन ए की कमी से देखने को मिलता है। तो ये आप इसको नोट कर लीजिए। और विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है, तो आपका गाजर हुआ, आम हुआ, कद्दू हुआ, ये पपीता है, ये सभी किसके अच्छे स्रोत हैं, तो ये विटामिन ए के अच्छे स्रोत हैं। अब देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन ये भी बार बार पूछा जाता है कि एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कौन कौन से हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कौन कौन से हैं, तो ए, सी और ई, इसको भी आप नोट कर लीजिए। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कौन से हैं, विटामिन कौन से हैं, ए है, सी है तथा ई। ये क्या है, तो ये एंटीऑक्सीडेंट विटामिन के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, विटामिन ए को हम और क्या और इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो प्रोविटामिन के नाम से हम किसे जानते हैं, किस विटामिन को हम प्रोविटामिन के नाम से जानते हैं। तो प्रोविटामिन के नाम से हम किसे जानते हैं, तो आंसर क्या आएगा, विटामिन ए को। विटामिन ए को हम किस नाम से जानते हैं, तो प्रोविटामिन के नाम से भी जानते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। तो विटामिन ए को हम और किस नाम से जानते हैं, तो प्रोविटामिन के नाम से भी जानते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम प्रोविटामिन भी कहते हैं, विटामिन ए को। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है कि किस विटामिन को प्रोविटामिन के नाम से जाना जाता है, तो विटामिन ए को। और आपका ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया कि एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कौन कौन से हैं, तो ए, सी और ई है। अगर हम विटामिन ए के रासायनिक नाम की बात करें तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल है। अगर वहीं हम विटामिन ई के रासायनिक नाम की बात करें तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है,
टोकोफेरॉल है। विटामिन ई को हम और क्या किस नाम से जानते हैं? तो विटामिन ई को हम ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। इसको हम बाष्पन रोधी विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ई को हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम बाष्पन रोधी विटामिन भी कहते हैं। इसको हम बाष्पन रोधी विटामिन भी कहते हैं। इसको हम ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। इसको हम और किस नाम से जानते हैं? इसको हम ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। किसे जानते हैं? तो विटामिन ई को। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट करते चलिए। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एंटी वेरी वेरी फैक्टर विटामिन कहते हैं। तो एंटी वेरी वेरी फैक्टर विटामिन किसे कहते हैं? तो आंसर क्या आएगा? विटामिन बी1 को। विटामिन बी1 को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम एंटी वेरी वेरी फैक्टर विटामिन भी कहते हैं। विटामिन बी1 को हम क्या कहते हैं? तो इसे हम एंटी वेरी वेरी फैक्टर विटामिन भी कहते हैं। अगर हम विटामिन बी1 के रासायनिक नाम की बात करें तो इसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम थायमिन है। इसकी कमी से कौन सा रोग देखने को मिलता है? तो इसकी कमी से बेरी बेरी नामक रोग देखने को मिलता है। अगर हम बेरी बेरी के प्रकार की बात करें तो इसके 3 प्रकार हैं। बेरी बेरी कितने प्रकार का होता है? ये 3 प्रकार के रोग देखने को मिलते हैं। कौन कौन सा? आर्द्र बेरी बेरी, शुष्क बेरी बेरी तथा बाल बेरी बेरी। इसको भी आप नोट करते चलिए। बेरी बेरी कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार के होते हैं। आर्द्र बेरी बेरी, शुष्क बेरी बेरी, शुष्क बेरी बेरी तथा बाल बेरी बेरी, इन्फेंटाइल बेरी बेरी। इसके साथ ही साथ एक ये और देखने को मिलता है वार्निक्स-कॉर्साकॉफ सिंड्रोम। यह रोग किसमें देखने को मिलता है? तो यह रोग जो है जो लोग शराब का सेवन करते हैं, यानी जो लोग मदिरा पान करते हैं, उनमें क्या देखने को मिलता है? तो उनमें जो वार्निक्स-कॉर्साकॉफ सिंड्रोम देखने को मिलता है। तो यह रोग किसमें देखने को मिलता है? तो जो लोग मदिरा का पान करते हैं, यानी जो लोग शराब का सेवन करते हैं, उनमें यह रोग देखने को मिलता है। इस रोग का पता कब और किसने लगाया था? इस रोग का पता 1981 में वार्निक नामक चिकित्सक ने लगाया था और उन्हीं के नाम पर इस सिंड्रोम का क्या नाम पड़ा? तो वार्निक्स-कॉर्साकॉफ सिंड्रोम। इसकी कमी से एक रोग और देखने को मिलता है, वो क्या है? वार्निक्स-कॉर्साकॉफ सिंड्रोम। वार्निक्स-कॉर्साकॉफ सिंड्रोम एक यह भी रोग होता है। ये किसमें देखने को मिलता है? जो व्यक्ति शराब का सेवन करता है। शराब का सेवन करने वाले व्यक्तियों में, शराब का सेवन करने वाले व्यक्तियों में यह रोग देखने को मिलता है। कौन सा रोग? तो वार्निक्स-कॉर्साकॉफ सिंड्रोम। और इस सिंड्रोम का पता कब और किसने लगाया था? तो 1981 में वार्निक नामक एक चिकित्सक ने लगाया था और उन्हीं के नाम पर इस सिंड्रोम का नाम क्या पड़ा? तो वार्निक्स-कॉर्साकॉफ सिंड्रोम पड़ा। अगर हम इसकी बात करें तो इस रोग से जो पीड़ित व्यक्ति हैं, उनमें कौन कौन से हम सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? तो उनमें जो है नाड़ी संबंधी विकार उत्पन्न होता है। उसकी स्मरण शक्ति जो है वो क्षीण होती है। उनमें कुछ नया करने की जो जिज्ञासा होती है वो समाप्त हो जाती है। वो ललक जो है वो खत्म हो जाती है। और साथ ही साथ उनमें क्या देखने को मिलता है? तो उनमें जो है ये कोई भी नई चीज सीखने की जो क्षमता होती है, कुछ भी नया करने की जो जिज्ञासा होती है, वो उनकी समाप्त हो जाती है। तथा उनकी जो याददाश्त होती है वो उनमें भुलक्कड़ प्रकृति की होती है, यानी कि वो उनको जो है याद जल्दी नहीं रहता। उसमें सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो भी खत्म हो जाती है। तो इससे जो शराब का सेवन जो करने वाले व्यक्तियों में कौन सा रोग देखने को मिलता है? तो वार्निक्स-कॉर्साकॉफ सिंड्रोम। और उनके जो सिम्टम्स हैं हमने उसको भी देख लिया। नाड़ी संबंधी विकार उत्पन्न होता है, उनकी स्मरण शक्ति क्षीण होती है, उनमें कुछ नई बातों को सीखने की, नई बातों को नया जो कुछ करने की जो क्षमता होती है वो समाप्त हो जाती है। उनमें सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो भी उनकी क्या होती है? तो खत्म हो जाती है। तो ये सभी किसके सिम्टम्स हैं? ये सभी वार्निक्स-कॉर्साकॉफ सिंड्रोम के सिम्टम्स हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है। छठा क्वेश्चन हम देखते हैं, पर्नीशियस रक्ताल्पता किसकी कमी से होता है? तो ये जो पर्नीशियस रक्ताल्पता है ये किसकी कमी से होता है? तो आंसर क्या आएगा? विटामिन बी12 की कमी से।
विटामिन B12 की कमी से क्या होता है? तो ये जो पर्नीशियस रक्ताल्पता देखने को मिलता है, अगर हम इसके रासायनिक नाम की बात करें तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो साइनोकोबाल्मिन है। इसका रासायनिक नाम क्या है? तो साइनोकोबाल्मिन है। इसका रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबाल्मिन। एक क्वेश्चन यहाँ से बार बार ये पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जिसमें जो है कोबाल्ट पाया जाता है? तो ऐसा कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 है। इसमें कोबाल्ट कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो इसमें कोबाल्ट जो है 4% कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? तो कोबाल्ट पाया जाता है। और इसकी मात्रा कितनी होती है? तो यह 4% पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो कोबाल्ट 4% पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका जो है बार बार पूछा जाता है। और फिर पर्नीशियस रक्ताल्पता यानी पर्नीशियस एनीमिया किसकी कमी से होता है? तो विटामिन B12 की कमी से यह रोग देखने को मिलता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसको देखते हैं। 7वां क्वेश्चन, एंटीपेलेग्रा विटामिन किसे कहते हैं? तो एंटीपेलेग्रा विटामिन किसे कहते हैं? तो आंसर क्या आएगा? विटामिन B3 की कमी से क्या होता है? तो जो ये कमी किसमें देखने को मिलता है? तो विटामिन B3 की कमी से। एक बार हम अच्छा इसको फिर से देख लेते हैं। एंटीपेलेग्रा विटामिन किसे कहते हैं? तो ये विटामिन B3 की कमी से क्या होता है? तो एंटीपेलेग्रा विटामिन देखने को मिलता है। एंटीपेलेग्रा विटामिन किसे कहते हैं? तो विटामिन B3 को कहते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है, इसका रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका जो रासायनिक नाम है, विटामिन B3 को हम क्या कहते हैं? इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसका जो रासायनिक नाम है नियासिन है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन है। इसको हम निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं। निकोटिनिक अम्ल भी इसको यानी कि निकोटिनिक एसिड भी इसे हम कहते हैं। इसका रासायनिक नाम नियासिन, निकोटिनिक एसिड। ये किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से विटामिन B3 की कमी यानी नियासिन की कमी से कौन सा रोग देखने को मिलता है? तो विटामिन B3 की कमी से यानी नियासिन की कमी से पेलेग्रा नामक रोग देखने को मिलता है। इसमें जो है 3 सिम्टम्स होते हैं। पेलेग्रा रोग में 3 सिम्टम्स देखने को मिलता है। कौन कौन सा होता है? तो डायरिया, डिमेंशिया तथा डर्मेटाइटिस। कौन कौन सा? इसकी कमी से क्या होता है? नियासिन की कमी से पेलेग्रा नामक रोग होता है। पेलेग्रा में 3 सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। पेलेग्रा को हम किस नाम से जानते हैं? थ्रिलियस रोग भी कहते हैं। इसमें सिम्टम्स कौन कौन से हैं? डायरिया, डर्मेटाइटिस तथा डिमेंशिया। डिमेंशिया है। डायरिया क्या है? यानी अतिसार है। डर्मेटाइटिस क्या है? त्वचा संबंधी रोग है। साथ ही साथ डिमेंशिया क्या है? पागलपन है। अगर इसका सही से समय रहते इसका इलाज नहीं हुआ तो इसमें क्या चौथा डी भी जुड़ जाता है, यानी कि उसमें डेथ। इसका अगर इसका सही से इलाज नहीं हुआ तो उसमें जो चौथा डी यानी कि 4 DS जो होता है उसमें क्या होता है? तो उसमें व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, यानी कि उसमें डेथ भी जुड़ जाता है। ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके बार बार पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो है विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? ये भी क्वेश्चन आपका बनता है। तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। और इसकी कमी से कौन सा रोग देखने को मिलता है? तो इसकी कमी से जो है चिलोसिस हुआ, एंगुलर स्टोमेटाइटिस हुआ तथा जो है एंगुलर स्टोमेटाइटिस, चिलोसिस, ये सभी रोग इसमें, ग्लोसाइटिस, ये सभी किसमें देखने को मिलता है? तो ये सभी के सभी जो है विटामिन B2 की कमी से होने वाले रोग हैं। इसको भी आप कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए। विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका रासायनिक नाम पहले देखते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या है? तो राइबोफ्लेविन।
रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन है। इसकी कमी से कौन सा रोग देखने को मिलता है? इसकी कमी से जो रोग होता है चिरोसिस है, त्वचा संबंधी रोग इसमें देखने को मिलता है। इसमें होठों के किनारों पर इसमें क्या चिरोसिस में क्या होता है? होठों के किनारों पर जो है घाव हो जाता है, उसमें फटने लगता है, उससे ब्लड निकलने लगता है। ये सभी सिम्टम्स क्या चिरोसिस के हैं। होठों का फटना चिरोसिस हुआ। एंगुलर स्टोमेटाइटिस है, एंगुलर स्टोमेटाइटिस है। इसके साथ ही साथ और क्या है? ग्लोसाइटिस है। ये किसकी कमी से देखने को मिलता है? तो ये विटामिन B2 की कमी से यह रोग देखने को मिलता है। तो कौन सा विटामिन B2? पहले तो हम देखते हैं विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। इसकी कमी से क्या देखने को मिलता है? तो चिरोसिस हुआ, एंगुलर स्टोमेटाइटिस है तथा ग्लोसाइटिस। ये सभी किसकी कमी से देखने को मिलता है? तो ये सभी के सभी जो हमें राइबोफ्लेविन यानी विटामिन B2 की कमी से ये होने वाला रोग है। आप इसको भी नोट करते चलिए। तो विटामिन B1 का रासायनिक एक बार फिर से देख लेते हैं। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है। थायमिन की कमी से क्या होता है? तो थायमिन की कमी से बेरी-बेरी नामक रोग होता है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो राइबोफ्लेविन है। इसकी कमी से क्या देखने को मिलता है? इसकी कमी से चिरोसिस हुआ, एंगुलर स्टोमेटाइटिस है तथा ग्लोसाइटिस है। अगर हम विटामिन B3 की बात करें तो इसका रासायनिक नाम क्या है? तो उसका रासायनिक नाम नियासिन है और इसकी कमी से पेलेग्रा नामक रोग होता है। पेलेग्रा रोग में 3 सिम्टम्स दिखाई देता है, यानी कि पेलेग्रा रोग को हम 3DS रोग भी कहते हैं। इसमें ये जो 3 लक्षण हैं कौन कौन से हैं? इसमें डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस तथा डायरिया। ये क्या है? डायरिया, डिमेंशिया तथा डर्मेटाइटिस। ये 3 सिम्टम्स किसके हैं? तो ये पेलेग्रा रोग के 3 सिम्टम्स है। इसीलिए हम पेलेग्रा को क्या कहते हैं? 3DS रोग भी कहते हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट करते चलिए, लिखते चलिए। अब हम देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन क्या है? वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम आवश्यक होता है? तो ये जो फैट है इसके पाचन के लिए कौन सा एंजाइम आवश्यक होता है? तो आंसर क्या आएगा? लाइपेज। लाइपेज एंजाइम किसके पाचन के लिए आवश्यक होता है? तो ये फैट के पाचन के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है। तो वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम आवश्यक है? तो लाइपेज नामक एंजाइम आवश्यक होता है। अच्छा, जो है भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, यानी प्रारंभ कहाँ से होता है? तो मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है। और मुंह में जो है कौन सा एंजाइम होता है? तो टाइलिन नामक एंजाइम होता है। और पाचन ये किस पे क्रिया करता है? तो स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट पर ये क्रिया करता है। तो भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मुंह से ही क्या होता है? भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अगर हम प्रोटीन ले रहे हैं, प्रोटीन जो है हमें लेने डायरेक्ट, तो प्रोटीन हमें जो है उससे एनर्जी तो मिलेगी नहीं। प्रोटीन जब हम लेते हैं तो वो अपने सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में टूटता है, यानी कि सबसे छोटी इकाई में टूटता है। तो सबसे छोटी इकाई किसमें टूटता है? प्रोटीन। तो प्रोटीन अपने सबसे छोटी इकाई अमीनो अम्ल में टूटता है। अगर वहीं हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट किसमें टूटता है? तो ग्लूकोज में टूटता है। वहीं अगर हम फैट की बात करें तो फैट अपने सबसे सरलतम इकाई किसमें टूटता है? तो वसीय अम्ल में टूटता है। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको नोट करते चलिए, आप इसको लिखते भी चलिए कि जो है ये क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ से बार बार पूछे जाते हैं, बार बार यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। अगर आप PYQ सॉल्व किए हैं तो यहाँ से आपको बहुत से क्वेश्चन देखने को मिले होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।